हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज से हम 4th नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो कौन सा है, वो है लॉज ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करना है तो उस टाइम पर हमें एक चीज जाननी होती है कि डायनेमिक्स क्या होता है। अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन यहां पर लिखी है। इसका क्या मतलब होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। यानी डायनेमिक्स के अंदर हम किसके स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन की स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब डायनेमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक्स। पहला कौन सा है, स्टैटिक, और दूसरा कौन सा है, काइनेटिक्स। अच्छा, अब ये स्टैटिक यानी क्या होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ब्रिज बना है, तो अगर हम कहीं नदी के ऊपर ब्रिज बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं तो उसका एक पर्पज होता है कि वो उसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां जाए तो वो सेफली जाए, वो ब्रिज जो है बेंड ना हो, टूटे ना, ये उसका मेन पर्पज होता है। अच्छा, तो जब हम यहां पर वो मेन पर्पज हो गया तो हमें उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे शेयर स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, है ना, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीजें हमें उसके ऊपर कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वो कंसीडर हम कहां पर करते हैं, तो वो कंसीडर करते हैं हम स्टैटिक के अंदर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो ब्रिज जो बनाते हैं उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो कहां पर हम स्टडी करेंगे, तो वो स्टैटिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक्स में बच्चों हमें दो चीजें सीखनी है, एक तो है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स क्या होता है, जब हम किसी मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग देयर कॉजेस, यानी वो किस कारण से मोशन होती है वो अगर हम जब नहीं पता करते हैं या पता करने की जरूरत नहीं होती है तो वो कहां पर आता है, तो वो आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। उसी तरह से डायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं तो डायनामिक्स के अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं और मोशन की स्टडी करते करते उसके साथ हम उसके फोर्सेस की भी या उसके कॉजेस की भी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं। ये सब चीजें हम कहां पर पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। प्लस उसके साथ और 3 फॉर्मूले काइनेमेटिक इक्वेशन भी पढ़ते हैं। कौन सा है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। दूसरा कौन सा है, V इज इक्वल टू u प्लस at, और तीसरा कौन सा है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन भी हम कहां पर पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, अब डायनेमिक्स की तरफ चलते हैं। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, तो डायनेमिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं और एज वेल एज उसके कॉजेस की भी स्टडी करते हैं, यानी किन कॉजेस की वजह से वो मोशन हो रही है उनकी भी स्टडी हम कहां पर करते हैं, तो उनकी भी स्टडी हम डायनेमिक्स के अंदर करते हैं। तो यहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं, टॉर्क की स्टडी करते हैं, राइट। अच्छा, यहां पर और कौन कौन से पैरामीटर हमको सीखना है, जैसे मोमेंटम देखना है, हमें एनर्जी देखनी है, पावर देखना है, ये सब चीजें हम कहां पर देखते हैं, डायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। तो ये तो हो गई इसकी जानकारी है, ठीक है, इसको छाप लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो बच्चों यहां पर जैसे लिखा है, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब ये मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट है यानी क्या है, तो मोशन हो रही है या नहीं हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम कहां पर खड़े हैं इसके ऊपर से डिपेंड करता है। 2 टर्म होते हैं, एक होती है रिलेटिव टर्म और दूसरी होती है बच्चों एब्सोल्यूट टर्म। एक होती है रिलेटिव टर्म और दूसरी होती है एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म क्या है, अगर मोशन हो रही है या नहीं हो रही है ये हमें देखना है तो हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आपने खिड़की से देखा तो आपको पता चल रहा है कि एक ट्रेन मूव कर रही है ना, आपकी ट्रेन वहीं पर रुकी है। एग्जांपल लेते हैं, आपकी ट्रेन वहीं पर रुकी है और ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको थोड़ा पहले कंफ्यूजन होगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है, बाजू वाले की ट्रेन मूव कर रही है। उसके लिए आपको एक रेफरेंस देखते हो, या तो प्लेटफॉर्म को देखते हो या जमीन के ऊपर देखते हैं। जब पता चलता है कि जमीन रुकी हुई है तो आपको होगी कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन अगर आपको दिखता है कि जमीन चल रही है तो आप कहते हो कि आपकी ट्रेन चल रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने एक रेफरेंस पॉइंट यूज किया। जैसे ही हमने यहां पर एक बोर्ड लगा है, तो ये अगर हम बोर्ड देखते हैं तो हमें ये यहां पर रेस में दिखता है,
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ से इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर देखा कि यहाँ पर ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड यहीं पर रुका हुआ है। लेकिन अगर हम अर्थ के बाहर निकल के देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि आखिर अर्थ घूम रही है और अर्थ के साथ साथ ये बोर्ड भी घूम रहा है, ये टेबल भी घूम रहा है, ये मोबाइल भी घूम रहा है। तो ये जो है मोशन, ये कैसे टर्म है, तो ये मोशन है एक रिलेटिव टर्म, है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जैसे टाइम होता है, टाइम को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, है ना। तो कोई रुके या न रुके, कहीं पर भी आप देखोगे टाइम ये हमेशा चलता रहता है। उसको देखने के लिए हमें किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मोशन को देखने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। वो हम कहां से देख रहे हैं, ये आगे चल के डिटेल में हम उसको पढ़ने वाले हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि मोशन जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बच्चों अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जनरली हम 3 तरह के टाइप्स लेते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपने एक रस्सी ली, उस रस्सी के ऊपर एक मक्खी बैठे हैं, तो वो मक्खी कैसे जाएगी, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, वही मक्खी उड़ के आपके बोर्ड के ऊपर बैठ गई और ऐसे घूमने लगी। तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। वही मक्खी बोर्ड से उतर के अगर हवा में तैरने लगी तो उसकी कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये तो हो गए जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पर और टाइप्स कर सकते हैं, जैसे एक लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, पैराबोलिक मोशन क्या होता है, अदर कॉम्प्लिकेटेड मोशन क्या होता है। तो यहाँ पर 2 चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो है बच्चे इनिशियल वेलोसिटी, एक है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं वेक्टर यू, और दूसरा है एक्सीलरेशन, दूसरा होता है एक्सीलरेशन। इनके कॉम्बिनेशन से भी हम मोशन देख सकते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स लिए, एक लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा कंपोनेंट लिया एक्सीलरेशन। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें ये अलग अलग टाइप्स मिलते हैं। तो लीनियर मोशन क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक, उस टाइम पर अगर आप कोई फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। तो जिस दिशा में एक्सीलरेट करेगी वहां पर उस दिशा में क्या होगा, उसका लीनियर मोशन होगा। तो ये कब होगा, जब ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी। मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं है, ये कहीं पर मूव कर रही है, तो आपको लीनियर अगर मोशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, लीनियर मोशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिशा में वो उसका मोशन हो रहा है उसी दिशा में आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, लीनियर मोशन मिलेगा। ठीक, अब दूसरी चीज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मान लीजिए यहां पर एक इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम बोलेंगे u, ठीक है। तो अगर इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपका एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे मोशन क्या करेगा, बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में अगर एक्सीलरेशन होता है तो जो बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। अब देखते हैं पैराबोलिक मोशन। अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये अगर सेम लाइन में नहीं है, इनकी लाइन अलग है, तो बॉडी क्या करेगी, पैराबोलिक मोशन करेगी। और इनके अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और अदर कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो सकती है। तो ये हो गए इसके टाइप ऑफ मोशन, जो कि हम कैसे बता सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसे मोशन में ही रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये किसने कहा था, ये एरिस्टोटल ने कहा था। तो ये एक जगह पे सही भी है। मान लीजिए आपके कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, तो यहां पर बहुत सारे उसको रेजिस्टेंस आएंगे, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है जो कि सरफेस और इसके अंदर होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। दूसरा होता है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू देते रहना पड़ता है, ताकि अगर ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा हो तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है। मान लो यहां पर अगर जाता है,
ये 1 किलोमीटर का सफर तय करता है, उस टाइम पर अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू रहे कायम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली उसको एक एक्सटर्नल फोर्स देते रहना पड़ेगा। ये एक जगह पे सही भी है, कहां पर, मान ली जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, एयर रेजिस्टेंस हो, उस टाइम पर ये सही है। लेकिन क्या होगा अगर हम स्पेस में चले गए, तो स्पेस में क्या होता है, मान लीजिए आप स्पेस में चले गए जहां पर वैक्यूम है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रास्ते में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है। उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी से पुश कर दिया एक बार, तो 10 दिन, 10 साल, 100 साल, हजारों साल उसकी ये जो वेलोसिटी रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ताकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर तो ये जो एरिस्टोटल की थ्योरी है वो सही है, लेकिन यहां पर स्पेस या वैक्यूम में एरिस्टोटल की थ्योरी बिल्कुल सही नहीं होती है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी देखते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी क्या होता है, यानी ना बदलने की चाहत। इसका क्या मतलब होता है, ना बदलने की चाहत। सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है ना बदलने की चाहत। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कार अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है और अचानक से कर्व आ गया, अचानक से क्या कर्व आ गया, तो आप इसको पलटाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो नहीं तो ये कैसे चली जाएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ना बदलने की चाहत। यही यहां पर दिया है, एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पर ही अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो ही वो क्या करेगा, मोशन करेगा। यहां पर लिखा है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी अगर हम यहां से भी फोर्स लगाएं और यहां से भी फोर्स लगाएं, दोनों तरफ से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या करेगा, और वो इक्वल है, बैलेंस्ड फोर्स है। यहां से भी 20 न्यूटन का और यहां से भी 20 न्यूटन का फोर्स है, बैलेंस्ड है। उस टाइम पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर हिलेगा ही नहीं, वहीं पर रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको इधर सरकाना है तो यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा, और इधर सरकाना है तो यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स कैसा है, तो फोर्स है अनबैलेंस्ड। उसी तरह से अगर मान लो आपको कार है, यहां पर ये कार टर्न करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी और उसको टर्न करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके साथ क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, तभी आपकी कार टर्न हो पाएगी। ठीक है, तो ये कहता है आपकी न बदलने की चाहत, या इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसी का और नाम है बच्चों इनर्शिया, इसी का और नाम है इनर्शिया। क्या नाम है, इनर्शिया। ये टर्म हमें और आगे चल के पढ़ना ही है ना। इसी का और नाम है इनर्शिया। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इस तरह से जा रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हमें उसके रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी। ठीक, उसकी पोजीशन बदलनी है तो भी हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यही है आपका फर्स्ट लॉ। समझ में आ गया आपको, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो बच्चों अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका क्या मतलब होता है, तो मान लो अगर कोई बॉडी है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर चेंज कर गया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से, यानी मास इनटू वेलोसिटी होता है। पी क्या है, यहां पर पी है मोमेंटम, एम क्या है मास, और वी क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होता है, डीपी बाय
dt, dp बाई dt होता है। तो ये क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, यही यहां पर दिया हुआ है, ठीक। और इसकी डायरेक्शन भी कैसे रहेगी, तो डायरेक्शन की रहेगी अप्लाइड फोर्स, ये जो फोर्स है उसी के डायरेक्शन में ये रहेगी, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एम वी, हमने लिखा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर m क्या है, कांस्टेंट है, तो m को बाहर निकाल देते हैं, d बाई डी टी इंटू वी, ठीक है। और हमें पता है dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकल के आता है, क्यों, तो A इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, इसलिए, ठीक। तो हमें यहां पर क्या मिला, हमें यहां पर मिला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल में जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये है, ये F इज इक्वल टू ma क्या है, उसका डायरेक्ट फॉर्म है, लेकिन हम जनरली यही बोलते हैं F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ बताइए तो F इज इक्वल टू ma, हम यही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो क्या है, ये है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। तो आइए बच्चों अभी देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए वहां पर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमने एक यहां पर ब्लॉक ले लिया और ये ब्लॉक हमने रखा है, तो इसका वेट मान लीजिए, मास मान लीजिए 10 kg है। तो यहां पर ये जमीन के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी जिसे हम कहते हैं वेट। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो ये वेट कितना लगाएगी, 100 न्यूटन का वेट लगाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन के फोर्स से इस जमीन को दबा रही है, तो जमीन भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, वो भी इक्वल होगा 100 न्यूटन की। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड। और ये जो फोर्स कैसा होगा, ये नीचे है। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर हम खड़े हैं, ठीक है, और तो हमारा वेट क्या कर रहा है, जमीन को दबा रहा, तो जमीन भी हमको अपोजिट दिशा में उतने ही वेट से बाहर कर रही है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एक बात चीज याद रख लो बच्चों, जहां पर आता है कांटेक्ट फोर्स वहां पर आती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये क्या है, थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।